गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम अपने नए यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय कौशल में। आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर टॉपिक का नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इजी मैथ बाय कौशल को, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी आज का ये जो वीडियो देख रहे हैं, और खास करके मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है तो उसे 1 घंटे के लिए मोबाइल देकर उसको जो है पढ़ाने का कोशिश करें, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम है और एग्जाम खास करके मैथ का अगर तैयारी कंटिन्यू नहीं रखेगा स्टूडेंट, अगर बाधित हो जाता है तो उसको ढेर सारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वैसा कठिनाई नहीं हो, स्टूडेंट कंफ्यूज ज्यादातर ना हो कि कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, इसलिए उसको जो है घर में बैठा कर तैयारी कर सकते हैं। और मेरा सभी यही रिक्वेस्ट स्टूडेंट से भी रहेगा कि आप लोग घर में बैठकर अच्छे से ध्यान पूर्वक जो बात यहाँ हम बताएंगे उसको कॉपी में नोट कर ले, और नोट करने के बाद उसको ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है यानी कहने का अर्थ ये है कि जब पढ़िएगा तो जब इस बात को नोट कर लीजिएगा तो नोट करने के बाद आप उसको घर में बार बार आपको मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक क्लास आधे घंटा या 45 मिनट का रहेगा, उस क्लास को आप देखिए और सारा बात नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप घर में कॉपी में पढ़िए। और मैं उम्मीद विश्वास के साथ कहूंगा कि जो भी बात मैं यहाँ बताऊंगा वो आपको क्लियरली समझ में आएगा, इसलिए घर में बैठकर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर हम टॉपिक का नाम लिखे हुए हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका का अंग्रेजी मीनिंग लेमा। इसमें जो है हम लिखे हुए हैं कि प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन, तो कोई कथन जब हम बोल रहे हैं तो वो कथन जो है वो क्या है, उसका कोई मतलब उस कथन जो बोले हैं उस कथन का कोई उपयोग होगा कि यूं ही बोल दिए। तो प्रमेयिका जो उसी सब कथनों में से एक कथन बन जाता है, कथन का नाम प्रमेयिका रखा जाता है, जो हम बोले और वो बोलने वाली जो बात आई, जो स्टेटमेंट आया, वो किसी के लिए कारगर साबित हो गया। यानी कहने का मतलब किसी अन्य चीज का जो है निर्माण उस कथन के माध्यम से होने लगे, तो उसको जो है प्रमेयिका कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक टॉपिक लिखे हुए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यानी कहने का मतलब यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ है, उन्होंने विभाजन से संबंधी एक कथन कहा है और वो कथन जो है किसी अन्य प्रश्न में यानी किसी अन्य बात को साबित करने में प्रयोग किया गया। इसलिए उस कथन को जो यूक्लिड महोदय ने कहा था, उस कथन का नाम रख दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हमको ये समझना है कि वो कथन आखिर क्या था, वो कथन क्या कहा यूक्लिड ने। तो देखिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B हो तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q तथा R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R
बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर लेकिन बी से छोटा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही स्टेटमेंट यूक्लिड महोदय ने कहा था। अब सवाल ये उठा कि ये जो स्टेटमेंट कहा है ये स्टेटमेंट है क्या। तो ये जो स्टेटमेंट यूक्लिड महोदय ने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर लेकिन बी से छोटा, तो इस स्टेटमेंट को वो अपने नाम पर रख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इस प्रमेयिका का जो प्रयोग है किसी अन्य कथन को साबित करने में किया जाएगा, इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पड़ा है। तो अब हम आगे जो होगा, आगे हम देखेंगे कि इस कथन का प्रयोग कैसे होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। लेकिन सबसे पहले ये है इस कथन को समझना कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, यानी कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हम अगर लेते हैं तो उस a और b में दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r भी अस्तित्व में आ जाता है, ताकि हम उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। इसको समझते हैं। जैसे देखिए हम अगर बात करें a का मान कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं, उदाहरण स्वरूप a बराबर ले लेते हैं, मान लिया जाए 13 और b बराबर ले लेते हैं 4। तो इसमें जब 13 और 4 को जब लिया गया a और b को, तो इस दोनों से दो अन्य पूर्णांक अपने आप जो है निर्मित हो जाता है। क्या निर्मित होता है? जो इसको इस वैल्यू को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करता है। तो देखिए जब हम 13 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 4 तिया 12, फिर शेष 1 बच जाता है। तो देखिए ये 13 था, ये 4 था, ये एक पूर्णांक और ये दूसरा पूर्णांक, और इस दोनों पूर्णांक में जब भाग की प्रक्रिया किया गया तो एक तीसरा पूर्णांक 3 और चौथा पूर्णांक 1, यानी कि दो अन्य पूर्णांक ये दोनों जो निर्मित हुआ है, इसी दोनों का अस्तित्व में आना, विद्यमान होना, यानी Q और R कहा जाता है। तो इसको जनरली हम लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 1। कहने का अर्थ है कि ये जो A था और ये जो B था, इस दोनों धनात्मक पूर्णांक को लेने के बाद एक अन्य धनात्मक पूर्णांक 3 और एक अन्य धनात्मक पूर्णांक 1 का अस्तित्व में आना, और इसको इस प्रकार लिखना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो होता है B है, और ये जो होता है ये Q हो सकता है, और ये R हो जाएगा। तो इसको हम लोग A कहते हैं। तो A बराबर बी क्यू प्लस R बन जाता है। यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है कथन है। अब इस कथन के प्रयोग से हम लोग आगे और भी संख्या और भी कोई अन्य चीज यानी कि HCF निकालने सीखेंगे, यानी महत्तम समवर्तन। तो देखेंगे कि इस दोनों कथन के माध्यम से कैसे महत्तम निकलेगा। लेकिन फिर से एक चीज यहाँ जो बगल में लिखा हुआ है 0 से बड़ा या बराबर होगा R लेकिन B से छोटा, तो ये क्या है इसको भी समझेंगे हम। देखिए जब हम किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो भाग देने पर जो भागफल आता है और जो शेषफल आता है, तो शेषफल के बारे में ही यहाँ R को कहा गया है कि R एक शेषफल है। तो शेषफल जब भी होगा भाजक से छोटा होगा, लेकिन हो सकता है शेषफल 0 हो जाए। उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है शेषफल, और B यानी भाजक से छोटा होगा। यानी इसको हम एक बचपन में जो फार्मूला पढ़ते थे भाज्य से संबंधित, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। इसी बात को जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को ही शॉर्ट रूप में, यानी कि भाज्य को A कहा यूक्लिड महोदय ने,
भाजक को b कहा और भागफल को q कहा, शेषफल को r कहा, ऐसे लिख दिया तो ये बन जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें जो कथन है ये, इसमें हम लिखते हैं 0 से बड़ा या बराबर होगा शेषफल, लेकिन किससे छोटा, तो भाजक से छोटा होगा। ये कथन को ही शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है, 0 से बड़ा या बराबर होगा r लेकिन b से छोटा। यही चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद अब ये जो हमारा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b लेने पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q तथा r का इस प्रकार अस्तित्व आता है या इस प्रकार विद्यमान होता है कि a बराबर bq प्लस r, और जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r लेकिन b से छोटा। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के माध्यम से ही हम जो है हिसाब बनाएंगे और प्रश्न जो है उसमें समझ में आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके बाद एक टॉपिक है एल्गोरिदम का। अब हम देखेंगे ये एल्गोरिदम क्या है। उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी के बुक पर आएंगे और क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे इस एल्गोरिदम के माध्यम से। अभी केवल ये आपको समझना है। इसके बाद जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े हैं इस चीज को। थोड़ा सा लेवल हाई है तो हो सके नहीं समझ में आए तो बार बार इसको देखिए और देखने के बाद जो है तर्क वितर्क कीजिए कि कैसे जो है ये फार्मूला बना है और इस फार्मूला का कहने का अर्थ क्या है। जैसे हम बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही चीज तो यहाँ पर है, बस केवल उसका जो है फॉर्म स्टैंडर्ड कर दिया गया है और उसको जो है एक सूत्र के माध्यम से डिनोट किया गया है, बस यही है। अब देखिए, अब एक टर्म आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमको ये भी समझना है एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम लिखेंगे, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करती है। देखिए, एल्गोरिदम जो होता है यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है और जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई कार्य करने जाएं तो कोई काम करेंगे तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप काम करने की ही प्रक्रिया एल्गोरिदम कहलाता है और उससे कोई एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान। तो जैसे कि इसी एल्गोरिदम से जो है यूक्लिड महोदय ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दिया। अब ये समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये समझिएगा, ये बहुत उपयोगी है क्योंकि इसी के सहायता से ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यूक्लिड महोदय ने दो धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक a तथा b का, जैसे हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसको एगो को a एगो को b कह दिए, तो दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को b का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एक सुपरिभाषित श्रृंखला दिया, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। देखिए, यानी कि यूक्लिड महोदय ने दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला प्रदान किया, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है चलने का श्रृंखला प्रदान किया, तो उसी को कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब हमको समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम श्रृंखला दिया था, वो श्रृंखला यही है, a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन b से छोटा होगा। इस बात को ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा करके यूक्लिड महोदय ने दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का एक विधि प्रदान किया, और वही विधि कहलाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब इस स्टेटमेंट से हमको जो है इस परिभाषा से ज्यादा लेना देना नहीं, परिभाषा केवल समझने के लिए कि दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने के लिए, लेकिन हमको मेन जरूरी है, आवश्यक है कि इस फॉर्मूला के आधार पे हम दो संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो वही हम लोग जो है यहाँ पर सीखेंगे। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, और सबसे यही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जितना बात हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको जो है आप अच्छी तरह से नोट कर ले कॉपी में। नोट करने के बाद इसको पढ़ें, और पढ़ करके तब जाकर हिसाब बनाने बैठे, आसानी से समझ में आएगा। अब जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, देखिए ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF यानी महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 867 और 255। अब ये दो संख्या दिया हुआ है, इस दोनों संख्याओं का HCF जो है हम एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो आपको अगर ये जो हम उदाहरण बताएंगे, इसके बाद NCERT बुक का जो है प्रश्न भी आपसे बनने लगेगा, तो बहुत ही आसान होगा समझना NCERT बुक का। और NCERT क्या मतलब, किसी भी बुक का बनाइए, सब बुक से बनेगा, खाली जो है आप यहाँ ध्यान देंगे कैसे बनता है। देखिए करना क्या है, इस दोनों संख्याओं में जो बड़ा है उसको A मान लेंगे और जो छोटा है उसको B मान लेंगे। तो देखिए A बराबर हो जाएगा 867 तथा B बराबर हो जाएगा
255। यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि a इक्वल टू 867 और b इक्वल टू 255। अब क्या करना है, लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन b से छोटा। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है हम लिख लिए हैं। अब करना क्या है, इस 867 को इस रूप में लाना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में। तो हम आपको बताए थे कि a में b से भाग देना है, भाग देने के बाद जो वैल्यू जितना बार में भाग लगे यानी भागफल जो होता है उसको वहां पर जो है क्यू के जगह पर रखना है, जो शेषफल है वह उसको वहां पर आर के जगह पर रखना है। तो इस प्रक्रिया को आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं साइड में इसको भाग कर लेंगे। देखिए 867 में भाग देंगे 255 से, तो मेरे ख्याल से 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 पचे 15, 5 बाकी 1, 5 दिया 15, 1 16, 6 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। तो देखिए 255 से यानी कि a का मान है 867, a के जगह पर 867 रखा, बराबर b का मान है 255, 255 रखा। अब देखिए q और r का मान आपको रखना है, यहां से q का मान ये हो जाएगा जितना बार में भाग लगा है, तो 3 बार में भाग लगा तो q का वैल्यू 3, अब प्लस जो शेष बचा उसको रखना है यहाँ 102। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट इस पर आधारित है और इसको भी फॉलो कर रहा है। इसको देखिए 0 से बड़ा है r और b से छोटा, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हम लोग 255 रखे हुए, तो देखिए 255 से छोटा 102। तो यही चीज समझने वाला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही कहता है। अब होता क्या है कि जब हम इस दोनों संख्या को इस फॉर्म में ला दिए, तो लाने के बाद क्या हुआ कि इसका हमको एचसीएफ निकालना, तो इसी स्टेप को बार बार आगे बढ़ाया यूक्लिड महोदय ने। अब स्टेप आगे क्या बढ़ता है कि जो b था, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझना होगा, ये b और ये है r। अब इस दोनों का ही काम यहाँ पर फिर आगे बढ़ेगा, स्टेप बढ़ेगा। इस b को अब हम a मान लेंगे, b को क्या मानेंगे, a मान लेंगे, यानी कहने का मतलब 255 अब a बन गया। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और जो शेष है उसको मान लेंगे b, यानी 102 को हम मान लिए शेष, यानी कि b मान लिए। अब फिर इसी तरह जिस प्रकार इसको जो है हम इस रूप में लिखे हैं, ठीक इसी तरह जो है 102 से 255 में भाग देंगे, भाग देने के बाद भागफल और शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए फिर से 102 से भाग देंगे 255 में, 255 में जब भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा, 204 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये खत्म हो गया। तो देखिए 102 से लगाए हैं तो कितने बार में लगा, 2 बार में, और शेष बच जाता है 51। ये आपका जो था ये स्टेप 2 था, स्टेप 2, और ये जो था ये हम स्टेप 1 चले थे। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है। तो देखिए अब हमको समझना ये है कि हमको आखिर कितना स्टेप चलना है, तो तब तक ये स्टेप बढ़ाते रहेंगे जब तक कि r का वैल्यू 0 ना मिल जाए, यानी कट ना जाए पूरे पूरे। तो इसलिए फिर इस स्टेप को बढ़ाना है, इसको a और इसको b मानिए और इसको आगे रखिए। फिर यहाँ 102 को a मान लिए, 51 को हम मान लिए हैं b। अब देखिए 51 से जब फिर इसमें भाग देंगे कहीं अलग में, 51 से जब भाग देंगे 102 में तो भाग लगेगा 2 बार में, 2 1 2, 5 दूना 10, यानी पूरा पूरा कट गया, मेरा काम बन गया। यानी अब 0 लाना था रिमाइंडर शेष, तो 0 आ गया। तो देखिए 51 गुना 2 अब प्लस शेष हो गया 0। जब हमारा शेष 0 हो जाता है, शेष 0 जब हो गया तो हमारा काम बन गया। अब हमको निकालना था HCF,
तो ध्यान देंगे, जिस संख्या से अंतिम बार भाग किए यानी 51 से भाग किए हैं तो यही हमारा HCF हो जाता है, यही हमारा HCF हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं HCF ऑफ 867, 255 इज इक्वल टू 51। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना। यानी कि 867 और 255 का जब हम HCF निकालते हैं तो ये इस तरह से स्टेप चलते हैं। एक स्टेप पहला हुआ, फिर दूसरा स्टेप में इसको A माने हैं, इसको B माने हैं, इसी तरह फिर तीसरा स्टेप चले हैं। 3 स्टेप चलने के बाद हमारा जो है काम बन जाता है और HCF मिल जाता है यहाँ पे। ठीक इसी तरह और भी आपसे कोई भी संख्या दिया जाए, दो संख्या निकालने कहे तो वो निकाल सकते हैं। जैसे एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लिया जाए, एक ले लेते हैं 135 और 225। इसको मिटा देते हैं। तब तक आप इसको नोट करिए और नोट करने के बाद अच्छी प्रकार से इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, 135 और 225। देखिए ये भी बहुत आसान है। इसमें हम आपको कहे थे कि एक संख्या इस दोनों में से जो बड़ा है उसको A मानेंगे, तो इसको बनाएंगे इस तरह से, हल लिख देंगे आंसर शीट पे और बनाएंगे। चूंकि A बराबर 225 जो बड़ा है और B बराबर 135 लिख लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का कुछ भी कह सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर आप हमेशा लिखेंगे इस बात को, 0 से बड़ा या बराबर होगा R लेकिन B से छोटा। अब A का मान 225 बराबर B का मान 135। अब देखिए इसमें जो है 135 से फिर भाग देंगे 225 में। 135 से जब भाग देते हैं 225 में तो देखिए एक बार में लगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 खत्म यानी 90 हो गया। तो एक बार में लगा, शेष बचा 90। ये हमारा था स्टेप 1। फिर इसी तरह स्टेप 2 चलना है, स्टेप 2 यानी कि यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा हमको स्टेप बढ़ाते रहना। अब इसको मान लेंगे स्टेप 2 में A यानी कि 135 यहाँ आ जाएगा और इसको मान लेंगे B यानी कि 90 यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार में लगाएंगे, फिर जो है प्लस हमारा रिमाइंडर बचेगा 45 यानी आप भाग दे देंगे। 90 में 135 से जब भाग देते हैं तो भाग देने पर एक बार में भाग लगेगा और 45 शेष बचेगा। फिर यहाँ 0 नहीं आया तो स्टेप 3 चलना है। स्टेप 3 जो हो जाएगा, स्टेप 3 में अब इसको फिर A मान लेंगे 90 और इसको 45 को यहाँ ले लेंगे। 2 बार में फिर लगेगा और पूरा भाग लग गया, शेष हो गया हमारा 0। तो इस प्रकार से देखिए कि हमारा जो है HCF लास्ट में जिससे भाग लगा, लास्ट में हम 45 यानी 45 से भाग लगाए हैं तो हम लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। यही आंसर होगी। तो इस प्रकार आप अपने बुक में ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न इस पर आधारित है। चाहे कोई भी बुक ले सकते हैं, NCERT हो या और कोई भी बुक, और जो भी हो, जिस बुक में आपको बनाना होगा बना सकते हैं। और इस तरह से ये जो है दो संख्याओं के बीच HCF ज्ञात करने का तरीका होता है। इसलिए अब हम इसके साथ इसके बाद जो है संख्याओं के गुण पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये तो दो संख्या के बीच HCF ज्ञात करने का जो है तरीका सिखाया था यूक्लिड महोदय ने, तो उसको हम सीखे हैं। और इसके बाद इसी एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या का जो गुण होता है उस गुण को ध्यान पूर्वक देखेंगे।